जी हां, अब खाई गई है इजराइल को पूरी तरह से मिटा देने की कसम। ऐसा लगता है कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर है और कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। गाजा में 43 दिन से बारूद की बारिश हो रही, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हमले रुकने के कोई संकेत दिख नहीं रहे, क्योंकि अमेरिका ने फिर एक बार सीज फायर से इनकार कर दिया है। कहा है कि युद्ध विराम की कोई जरूरत नहीं है। अभी बाइडेन ने खुद कहा कि युद्ध विराम शांति का विकल्प नहीं है। आईडीएफ का हमले रोकना स्थायी समाधान नहीं हो सकता और इस पूरे रीजन को स्थायी हल की जरूरत है। इसी बात पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, युद्ध विराम पर कोई डील हम नहीं करेंगे, सभी बंधक छूटेंगे तभी हमले रोकने पर विचार किया जाएगा। बंधकों पर डील को लेकर हमास और इजराइल का जो रुख है उससे साफ है कि यह लड़ाई अब बंधक वर्सेस बम की हो चली है। बिल्कुल, क्योंकि बंधकों को हमास अपना सबसे बड़ा हथियार समझ रहा है और इजराइल को ब्लैकमेल करके डील करना चाहता है। दूसरी ओर इजरायली सेना सिर्फ और सिर्फ बम बारूद से बात कर रही है। संकट से जुड़ी एक एक डिटेल आपको हम बताएंगे, वॉर जोन के ताजा हालात भी आपको दिखाएंगे और अपने वॉर एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर ये युद्ध अब किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिडिल ईस्ट से बड़े खतरे की खबर है। हूती विद्रोही खोल सकते हैं मोर्चा। हूती चीफ ने कहा इजराइल को हराएंगे। पहले भी आईडीएफ को मिटाने की धमकी दी है हूती विद्रोहियों ने और एक बार फिर से वही ऐलान दोहराया गया है। अब्दुल मलिक अल हूती ने साफ तौर पर धमकाया है इजराइल को और मिटाने की कसम खाई है। इजराइल को मिटाने की कसम, क्या वाकई हूती विद्रोहियों में यह मादा है? ये देखिए आप, अब तक धमकियां ऐसी कितनी बार दी जा चुकी हैं और क्या क्या कहा गया है। हम इजराइल को हरा देंगे, उसे मात दे देंगे, ये हूती विद्रोही दावा कर रहे हैं। कहते हैं हमारे लड़ाके अब सीधी जंग चाहते हैं और ये कहकर एक बड़ी धमकी देता हुआ हूती चीफ नजर आया है। बिल्कुल, मिसाइल ड्रोन से तबाही मचा देंगे, ये धमकी, ये चेतावनी। रेड सी में इजरायली शिप को उड़ा देंगे, ये भी धमकी दी जा रही है हूती चीफ की तरफ से। तो एक के बाद एक ये धमकियां सामने आई और एक वीडियो जारी किया गया है अपनी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, अपनी शक्ति को दिखाते हुए इस धमकी के साथ साथ। तो ये धमकी हूती विद्रोहियों ने दी है और कहा है कि जो सीमा लगी होती तो अब तक आईडीएफ को हम खत्म कर चुके होते, सिर्फ दूरी की वजह से ये रुका हुआ है। बिल्कुल, सिर्फ दूरी की वजह से ये रुका हुआ है। डिस्टेंस काफी ज्यादा है यमन और इजराइल की वजह से, वरना इजराइल पर बड़े हमले किए जाते और इजराइल को खत्म कर दिया जाता, ये तक कहता हुआ हूती चीफ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रोफेसर अमिताभ सिंघी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इजराइल को हूती विद्रोहियों की इस बड़ी धमकी को? देखिए, इजराइल बहुत सजग है सारे ही आतंकवादी संगठन को लेके और हूती उसमें से एक है। आतंकवादी संगठन जितने हैं वो स्ट्राइक करते हैं, उनका मेन मकसद होता है सरप्राइज द्वारा, छोटी फोर्स द्वारा बड़ा हैवक क्रिएट करना। तो पहली बार तो वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। उसके बाद जो रेगुलर आर्मी होती है या देश होता है वो सजग हो जाता है। लेकिन आज की डेट में 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पूरी तरीके से सजग है। उसने आइडेंटिफाई कर रखा है, चिन्हित कर रखा है कि उसको किन किन देशों से, किन किन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, किन किन नॉन स्टेट एक्टर से उसको खतरा है। लिहाजा इसकी संभावनाएं कम है। हूती का जो ये स्टेटमेंट आया है वो हौसला अफजाई वाला है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत दिया गया है, एक र्यूमर, एक संशय फैलाने की स्थिति में है। लेकिन ग्राउंड पे ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। इजराइल एक पोटेंट फोर्स है, उसके साथ पूरा वेस्ट और अमेरिका खड़ा है, उसके पास मिलिट्री साजो सामान है। हूती जैसे 10 ऑर्गेनाइजेशन को वो एक साथ टैकल कर सकता है। मेरा मानना है कि आज की डेट में वो हमास पे कंसंट्रेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। सीरिया और लेबनान में लिमिटेड तरीके से ऑपरेशन चला रहा है, जैसे हिजबुल्लाह भी चेक है, हूती भी चेक है, IRGC भी चेक है और इराक के जो मिलिशिया फोर्स है उसको भी उसने काफ़ी हद तक चेक कर रखा। लिहाजा इस बार इजराइल सरप्राइज नहीं होगा। सरप्राइज होने की संभावनाएं बन जाती हैं जब पीस 8-10 साल तक प्रिवेल करता, कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं चल रहे होते। युद्ध के समय में आप उसको सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। बार बार
नेतन्याहू दोहरा भी रहे हैं कि इस बार आतंकी संगठनों का खात्मा करके ही हम रुकेंगे, मतलब तैयारी भी वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे सरप्राइज अटैक की संभावनाएं और कम हो जाती हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। गाजा पर पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। तुर्की इजराइल में और बढ़ा है तनाव। लेबनान मोर्चे पर भी भीषण युद्ध चल रहा है और इसीलिए देखिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लगता है कि जिस तरह की जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। जिस तरह के आक्रामक बयान लगातार जारी हैं तुर्की और ईरान की तरफ से, और इजराइल और अमेरिका उसका जवाब देते हुए नजर आते हैं। तो लगातार एक के बाद एक भड़काऊ बयान सामने आ रहा है, आक्रामक बयान सामने आ रहा है बारूद पर मिडिल ईस्ट। जी हां, ये क्यों कहा जा रहा है जरा उसको भी समझिए। किसी भी नए जंगी मोर्चे की अगर शुरुआत होती है तो ये खतरा बढ़ेगा। अब जरा इसको हम समझे। देखिए, एक तरफ तो ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर अगर होती है तो ये फिर एक बड़ी स्थिति संकट की पैदा हो जाएगी। यमन की बात करें, इजराइल पर हूती हमलावर हैं यहां से, और ये भी एक नए मोर्चे की शुरुआत दिखाई दे रही है। सऊदी अरब की बात करें, हूती विद्रोहियों की मिसाइल सऊदी अरब ने गिराई है, और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर यह कन्फ्रंटेशन चल रहा है। सवाल यही है कि जिस तरह से छोटे या बड़े फ्रंट खुल रहे हैं, ये क्या आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? अमिताभ सर, आप इसे कैसे देखते हैं? छोटा या बड़ा, जो भी प्रतिरोध हो, वो प्रतिरोध तो है और वो कहीं ना कहीं एक चिंगारी को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है इस बड़ी आग में। देखिए, इजराइल यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑब्जेक्टिव से काम कर रहा है। वो कर रहा है कि अब तक उसके जितने आसपास के देश थे उसको उसने हरा दिया है बैटल में। अब वो किसी भी तरह वॉर करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह से हमास को पूरी तरह खत्म कर देना, और हमास नहीं, हमास जैसे आने वाले जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। आपने देखा होगा जैसे जैसे मानवीय त्रासदी बढ़ेगी, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, दूसरी तरफ ईरान, ये सारे वॉर में खींचे आ सकते हैं। और जिस तरह से इमीडिएट रिएक्शन था वर्ल्ड का हमास के स्ट्राइक के बाद, पूरी दुनिया अब ये मानने लगी है कि ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होता जा रहा है। तो जो संघर्ष है वो सिर्फ हमास और इजराइल के बीच सीमित नहीं रहेगा। ये आने वाले कई वर्षों तक इसका प्रतिरोध हम देखेंगे पूरी दुनिया की तरफ से आएगा, और पूरी तरह से इजराइल जो है इस समय कॉर्नर्ड दिखेगा जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है। और खासकर अगर साउथ गाजा में जाते हैं, और जहां मानवीय त्रासदी और बढ़ने की संभावना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये छोटे बड़े युद्ध हो सकते हैं। अब तक लेबनान और हिजबुल्लाह ये चाहता है कि किसी भी तरह वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि लेबनान और एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हिजबुल्लाह वॉर बढ़ाता है तो लेबनान पे खतरा आ जाएगा। और इस तरह पहले भी हुआ है 1983 के बाद कि करीब 7-8 साल तक इजरायलियों ने पूरे लेबनान पे कब्जा रखा और वहां के आंतरिक गतिरोध को। तो इस समय लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, जो तीनों बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वो किसी भी तरह से युद्ध में एंटर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह तो बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ एक बार फिर इजराइल के लिए नजर आ रहा है। और गाजा में इजराइल ने मचाई है भारी तबाही। नॉर्थ गाजा पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप ताजा तस्वीर देखेंगे नॉर्थ गाजा की तो हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर, सबसे ताजा तस्वीर उस इलाके की है जहां पर इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एयर स्ट्राइक में पूरे नॉर्थ गाजा को तबाह किया जा चुका है, बर्बाद किया जा चुका है। गाजा में हर तरफ तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। हर तरफ जमींदोज इमारतों का मलबा दिखेगा। बर्बादी की ये सबसे नई तस्वीर है जो नॉर्थ गाजा से सामने आई है। तो ये तस्वीर अपने आप में भयानक है, भयावह है। युद्ध का कैसा मंजर यहां पर नजर आ रहा है। एक बार हम इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि ये ड्रोन फुटेज सामने आई है। सबसे ताजा, सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त हमारे सामने है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप और करीब आ जाएं। आईडीएफ की तरफ से जो ताजा हमले किए गए, जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन नॉर्थ गाजा में चलाया गया, और
जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद देखिए पूरा नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है, यानी एक तरह से समतल करने के इरादे से आईडीएफ यहां पर आगे बढ़ रही कहा जा सकता है। देखिए जिस तरीके से आपके ये ग्राफिक्स हैं काबिले तारीफ है, ये लेटेस्ट ड्रोन शॉट है सर। ये देखिए आज की डेट में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसके ऊपर टीएनटी नहीं किया रहा है, जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। देखिए एक सिरे से नॉर्थ टू साउथ पूरा का पूरा बिल्डिंग तबाह है। जनरली होता है कि पॉकेट्स में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है, यहाँ पूरा का पूरा एरिया देखिए डिस्ट्रॉय है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना टीएनटी, कितना आरडीएक्स, कितने एयर स्ट्राइक किए होंगे। तो एक हमास के सैनिक को मारने के लिए 10 के बराबर टीएनटी गिराया गया। इस तरीके की तबाही है, इससे देखिए मानवता शर्मसार है। लेकिन इजराइल तो ये कहता है सर कि हम नॉर्थ गाजा में हमास के सेंटर्स को, अड्डों को, हमास की टनल्स को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यहां तो पूरा नॉर्थ गाजा ही बर्बाद कर दिया। ये देखिए ये इसको कहते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन। एक को मारने के लिए आपने 100 को मार दिया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये इससे देखिए मानवता शर्मसार होती है। हम आज जिस युग में जी रहे हैं उसमें इस तरीके तस्वीरें दिखाना अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बड़ी तबाही हुई है और वहाँ जो रहे होंगे उनकी कितनी कैजुअलिटी होगी, कितनी त्रासदियों के साथ वो उन्होंने सफर किया होगा। और देखिए कोई बचा नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल या तो छोड़ के चले गए या डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसमें बात करना कि टनल है या कमांड सेंटर है तो बेवकूफ़ी होगी, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं और इस युद्ध की बहुत दर्दनाक कहानी इन तस्वीरों के जरिए बयां होती है। युद्ध विराम पर अब तक इस बीच बनी नहीं है बात। व्हाइट हाउस का किसी भी डील से इनकार, बंधकों पर अब तक कोई डील नहीं हुई है। देखिए ये खबरें सामने आ रही थी कि इजराइल और हमास के बीच एक डील हो गई है जिस पर अब आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी भी डील से इनकार किया है। यानी अमेरिकी मीडिया में जो खबरें आई थी उनसे सीधे तौर पर व्हाइट हाउस ने इनकार किया है। उन तमाम खबरों को व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। और देखिए बंधकों पर क्यों फंसा है पेच, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमास सभी बंधकों को छोड़ने पर तैयार नहीं है, एक साथ सबको रिलीज करने को तैयार नहीं है। 50 से 70 बंधक के बदले 3 से 5 दिन का युद्ध विराम हमास चाहता है। ये एक शर्त है, डील हो सके इसलिए बंधक बनाए हैं। ये एक बड़ी कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पोजीशन है हमास की, जिसको वो लगातार इस्तेमाल करना चाह रहा है इजराइल के खिलाफ। जी हां, 50 से 70 बंधक के बदले 3 से 5 दिन का युद्ध विराम। हमास कुल मिलाकर यह डील चाहता है। इजराइल का रुख है सारे बंधक छोड़ो तभी हम सीज फायर पर विचार करेंगे। हमास डील हो सके इसलिए बंधकों को बनाए रखना चाहता है। इजराइल का रुख यह है कि डील से ज्यादा हमास का खात्मा जरूरी है, यानी प्रायोरिटी इस वक्त हमास के खात्मे को देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, यह हमास का कहना है। जो भी कैदी हैं इस वक्त इजराइल के पास, इजराइल का क्या स्टैंड है? हमास को खत्म करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। सीधे तौर पे ऐसी डील को अब तक नकारता रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि 6000 के करीब कैदियों को छोड़ने की बात हमास ने की थी बंधकों के बदले, जिसे इजराइल ने खारिज कर दिया। और पहले दिन से ही इजराइल लगातार इस पर झुकने को तैयार नहीं है। हमास चाहता है कि बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदी रिहा हो जाए। समीर जी हां, और इस बीच देखिए बड़ी खबर है, गाजा पर अमेरिकी अफसर का दावा, बंधक छूटेंगे तो हमले रुक सकते हैं। बहरीन के बयान का किया गया है सपोर्ट। बहरीन ने क्या कहा था? बहरीन ने कहा था कि सीज फायर के लिए हमास को बंधक छोड़ने चाहिए। तो ये एक तरह से मैसेज दिया गया था बयान के जरिए बहरीन की तरफ से, और अब बहरीन के बयान का अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हमास को बंधक छोड़ने चाहिए अगर वो सीज फायर चाहता है तो। और वहीं बंधकों पर पीएम नेतन्याहू का बयान, बंधकों की रिहाई की पूरी कोशिश की जा रही है, अब तक कोई बात बनी नहीं, ये कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो यहां पर यह बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है अमिताभ जी। एक तरफ अमेरिकी मीडिया में यह दावा किया गया कि 50 बंधकों को छोड़ने की पूरी डील जो है वो हमास के साथ हो गई है, इजराइल और हमास एक अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं। और अब दूसरी तरफ ये सारी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई इजराइल तो ये कह रहा है कि जब तक सारे बंधकों को नहीं छोड़ दिया जाता तब तक सीज फायर मुमकिन ही नहीं है। हो क्या रहा है? देखिए अब तक आपने देखा होगा समीर,
पिछले 3-4-5 दिनों में बंधकों की कोई तस्वीर नहीं आई है। उनकी वो सुरक्षित हैं, कहाँ हैं वो तो खैर कोई नहीं जानता है, लेकिन वो सुरक्षित हैं कि नहीं ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सर इसी में एक बात मैं जोड़ दूं, हमास की जो मिलिट्री विंग है अल कसाम, उसने एक बयान जारी किया कल ही और यह कहा कि हमारा उन कमांडर से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है जिनके कब्जे में कुछ बंधक रखे गए थे। लगातार हमले हुए और हमारा संपर्क ही टूट गया। तो हम भी नहीं जानते कि कई बंधक इस वक्त कहां हैं, किस स्टेज में हैं, उनकी क्या हालत है। यह तो स्थिति है। वही मैं बताने जा रहा था, कम्युनिकेशन लाइन पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो जो कम्युनिकेशन होता था अदरवाइज मिलिट्री कमांडर्स में हमास के, वो भी खत्म हो गया है। इनकी खैरो खा कोई नहीं जानने वाला है। और जितने भी डील्स आप सुन रहे हैं, मैं तो पिछले 15 दिनों से देख रहा हूं, कोई कह रहा है 5 दिन दे दूंगा, 5 दिन में अगर आप 10 बंधक छोड़ देंगे या 50 बंधक छोड़ देंगे, अगर आप 2 दिन देंगे तो मैं 30 बंधक छोड़ूंगा। और इसके अलावा यूएन बार बार, उसके हर संस्थाएं ये कह रही कि एक ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना है। अगर ये ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर नहीं होता है तो और भी तबाही बढ़ेगी। और समीर, आगे चल के जब ये साउथ गाजा में जाएंगे और अगर वहां पर उन बंधकों को रखा गया है तो आप मान लीजिए और तबाही होगी। और बंधकों को नहीं दिखलाया जाना, उनसे कम से कम स्टेटमेंट भी नहीं आना, ये एक बहुत डर की बात पैदा कर रहा है कि उन बंधकों का हाल क्या है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि बंधकों के बारे में कहीं कोई ऑथेंटिक सही सूचना न मिलना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, हिजबुल्लाह के मिसाइल साइट पर हमला। इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की है। मिसाइल से साइट को तबाह करने का दावा किया है। तेल अवीव पर दागे गए थे मिसाइल। ये तस्वीर आप देखिए। वही बंधकों पर पीड़ित परिवारों की अपील, इजरायल सरकार कुछ भी करे लेकिन बंधकों की वापसी हो, हमास की सभी शर्तें माने नेतन्याहू, ये कहा गया है। लगातार देखिए नेतन्याहू पर भी दबाव बनाने की कोशिश और अब इजरायल के अंदर भी एक प्रेशर बनता नजर आ रहा है कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द हो। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि कोई सूचना न मिलना, सही जानकारी न मिलना भी लगातार लोगों को की टेंशन बढ़ा रहा है। तो बंधकों के परिजनों ने क्या क्या मांगे की है, जल्दी से उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है मांगे बंधकों के परिजनों को लेकर? 237 बंधकों की किसी भी तरह से वापसी हो, वो ये कह रहे हैं। और फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़े तो छोड़े जाए। कितने? 6630 जो इस वक्त इजरायल के की कैद में है। जी हाँ, इजरायल की जेलों में है। 2011 की घटना का आधार देखिए, एक अगवा आईडीएफ जवान की रिहाई कराई गई और बदले में जानते हैं कितने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया था जो इजरायल की जेल में बंद थे? 1000, एक के बदले 1000। ये डील हुई थी 2011 में। रवि, तो हमास की उम्मीदें इसीलिए भी इस बार बढ़ी हुई। लेकिन सवाल यही है कि शरदेंदु सर के पहले और अब में स्थितियां अलग हैं, सिचुएशन अलग है और यह युद्ध का समय है। तो क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के कैदियों को छोड़ दिया जाए बंधकों के बदले? देखिए, इसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं और नेतन्याहू साहब इस चीज़ को मानने के लिए आज की डेट में बिल्कुल तैयार नहीं है। मसला उलझा हुआ है, जो विदेशी हैं, इजराइल के बंधक अलग कैटेगरी में नापे जा रहे हैं और विदेशी बंधकों को अलग। पहली बार इस बार ऐसा युद्ध में देखा जा रहा है कि बंधकों का कैटेगराइजेशन हो गया। सबकी जान की कीमत अलग अलग है। तो 4 दिन का सीज फायर, जान की कीमत अलग अलग है सबकी। हाँ, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा मायोपिक व्यू है, इसको मैं बहुत ही कंडेम करता हूँ। बंधक है, चाहे वो इजराइल के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे किसी थर्ड कंट्री के हो, एक डील होनी चाहिए। और नेतन्याहू साहब को थोड़ा अपना सॉफ्टन करना चाहिए। मिलिट्री एक्शन से अगर आप बंधकों को छुड़वाएंगे तो उनके जान माल को खतरा है। बंधकों को छुड़वाने का टाइम एंड टेस्टेड फॉर्मूला है अक्रॉस द टेबल। डील करिए, सीज फायर करिए, बंधकों को छुड़ाइए और अपना ऑपरेशन दूसरे लेवल पे ले जाइए। आप इसको डिले कर सकते हैं। अगर आप हमास का खात्मा करना चाह रहे हैं तो 10 दिन तक इंटेंस ऑपरेशन चला के उसको खत्म करिए, लेकिन पीस टेबल पे आइए, पीस टॉक करिए, बंधकों को छुड़वाइए। बहुत प्रेशर बन रहा है यूएस में, आपके नागरिक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके वॉर कैबिनेट के सामने प्रोटेस्ट होता है, तो उसके लिए एक अहम भूमिका निभाइए, एक कॉन्क्रीट कदम उठाइए। ठीक बात है, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और प्रोटेस्ट लगातार दुनिया के तमाम मुल्कों में बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। खान यूनिस में आईडीएफ की फिर चेतावनी, लोगों से इलाका छोड़ने की अपील की है। अब खान यूनिस पर आईडीएफ का फोकस, दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के हमले तेज। तो खान यूनिस में लोगों को कहा गया है इलाका छोड़ दें। यहां पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है आईडीएफ।
दक्षिणी गाजा में अपने ऑपरेशन को और रफ्तार देने की तैयारी में आईडीएफ, और यही वजह है कि खान यूनिस में लोगों को कहा जा रहा है कि इलाके को छोड़ दें, शिफ्ट कर जाएं यहां से। तो देखिए 42 दिन बाद गाजा में विध्वंस का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर अब तक क्या चल रहा था और अब क्या नया हो रहा है। तो आइए मैप के जरिए इजराइल के ऑपरेशन को आपके सामने रख देते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले गाजा पट्टी का ये ग्रे एरिया देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है। शुरुआत से अब तक इसी इलाके में ऑपरेशन चल रहा था। पहले आईडीएफ ने बम गिराए, फिर उसके बाद जमीनी हमला यहीं पर शुरू हुआ। अभी भी उत्तरी गाजा सिटी और आसपास के इलाके में जमीन, आसमान और समंदर से हमले जारी हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई नॉर्थ गाजा की, लेकिन अब इसके साथ आईडीएफ के ऑपरेशन हमास का दूसरा राउंड शुरू हो गया है, जिसका खान यूनिस इलाके पर निशाना है, क्योंकि इजरायली सेना मान रही है कि उसके कई वांटेड कमांडर और हमास के अहम ठिकाने इस इलाके में हो सकते हैं। ये जो रेड सर्कल का एरिया आप देख रहे हैं, साउथ गाजा का यही एरिया अब आईडीएफ का सबसे बड़ा टारगेट है और ऑपरेशन का नया राउंड यहीं से शुरू हुआ है। खान यूनिस में हमलों से अब तक 26 लोगों की जान गई है। बड़े पैमाने पर यहां ऑपरेशन चल रहा है। इस हमले को लेकर आईडीएफ ने चेतावनी देकर कहा है कि एक तीसरे इलाके का भी जिक्र किया है और खान यूनिस के हिस्से से लोगों को अल मवासी इलाके में जाने को कहा गया है। 14 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके को सेफ जोन बताया गया है और आईडीएफ ने कहा है कि यहीं पर लोगों को जरूरी मानवीय मदद मिलेगी। तो आप देखिए किस तरह से लोगों को एक बहुत छोटे से दायरे में सीमित कर दिया है इजराइल ने। ऐसे में जान बचाने के लिए लोगों के पास यही एक विकल्प है, क्योंकि राफा की तरफ मिस्र बॉर्डर भी गाजा के आम लोगों के लिए खुला नहीं है। तो लोग जाएं तो जाएं कहां? जो कहा जा रहा है वही करने को मजबूर हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से इस वक्त इजराइल अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के ऑपरेशन से गाजा के किसी एक हिस्से पर संकट नहीं है, बल्कि पूरे 23 लाख लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इसे समझने के लिए आबादी के आंकड़े आप देखिए। गाजा के उत्तरी इलाके में जहां 43 दिनों से विध्वंस जारी है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। वहां जंग से पहले 11 लाख लोग थे, जिसमें से करीब 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं और अब सिर्फ 1 लाख लोग इस इलाके में मौजूद हैं। वो भी कहां हैं, किस स्थिति में हैं, कोई जानता नहीं। तो वहीं गाजा के जिस दक्षिणी इलाके में पहले 12 लाख लोग थे, वहां अब करीब 22 लाख लोग हो गए हैं। तो आबादी का घनत्व कितना बढ़ गया है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से ये आंकड़ा डबल हुआ है, उसी तरह से इनकी समस्याएं भी 2 गुनी 4 गुनी हो गई, क्योंकि 42 दिनों से पूरे गाजा में खाने पीने और ईंधन की सप्लाई के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। बीच बीच में मानवीय मदद पहुंची है, लेकिन वो इन लोगों की जरूरत का 10% भी नहीं कही जा सकती। और अब सबसे नया संकट है खान यूनिस का, जहां पहले करीब 2 लाख लोग रहते थे, वहां अब 4 से 5 लाख लोग मौजूद हैं और इन्हें 14 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके अल मवासी में जाने को कह दिया गया है। इनकी क्या हालत होगी, ये वहां जाकर कहां रहेंगे, क्या करेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब इस छोटे से इलाके में जाना ही इनका भविष्य है। त्रासदी इतनी भयावह है कि इसी खान यूनिस में एक परिवार गाजा सिटी से भाग कर आया था और यहां हमले में उस परिवार के 11 लोगों की जान चली गई। ये इस वक्त के हालात हैं। अमिताभ जी, ऐसे में इस युद्ध के मानवीय पहलू की बात तो हो रही है। यूएन बीच बीच में एक बयान जारी कर देता है। बयान क्या, कुछ आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं कि इतने लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। यूएस भी बीच बीच में कह देता है कि भाई मानवीय पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं रहा। देखिए, ये समीर, आप अगर देखें तो एक वहशी पने का जवाब वहशी पने से दिया जा रहा है। जो हमास ने किया वो बिल्कुल वहशी पना था, लेकिन इजराइल तो एक राज्य है, वो वहशियों की तरह कैसे एक्ट कर सकता है? और इनके जो बॉस है बाइडेन साहब,
वो कहते हैं सीज फायर नहीं होना चाहिए, सीज फायर होने से और बल मिलेगा हमास को। दूसरी तरफ कहते हैं मानवीय त्रासदी को रोकनी होगी। तो ये कैसे संभव है? और जैसे जैसे ये साउथ की तरफ बढ़ेंगे समीर, आप देखेंगे कि और त्रासदियां बढ़ती जाएंगी। अब तक जो नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं इस वॉर में, वो 11,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि इजरायली कैजुअलिटी सैनिकों की सिर्फ 60 के करीब ही है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं और 70% लोग जो हैं महिलाएं और बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय उन लोगों की क्या स्थिति होगी, आने वाले दिनों में क्या होगी। और योआव गलांट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, वो तो कहते हैं शायद ये महीनों चले। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इजराइल की आशंकाओं को कैसे नकारा जाए कि थोड़ा भी गैप मिलेगा तो हमास, हिजबुल्लाह या हूती पीस के लिए काम करेंगे या फिर वो नए हमले की तैयारी करेंगे। यह भी एक सवाल है, जो सवाल सबसे ज्यादा नेतन्याहू को परेशान कर रहा है। और देखिए, अल शिफा के पास 80 शवों की सामूहिक कब्र मिली है। WHO ने कहा है डेथ जोन बन गया है अल शिफा। WHO टीम को सामूहिक कब्र दिखाई गई। तो देखिए, अब अल शिफा अस्पताल को लेकर WHO की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। डेथ जोन बन गया अल शिफा अस्पताल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझाते हैं आपको। अल शिफा इलाके में 80 शवों की सामूहिक कब्र मिली। 80 शवों की कब्र, जो अल शिफा शहर के एंट्री पॉइंट के पास है। पूरे इलाके में इजरायली सेना ने जमकर तबाही मचाई। हर जगह बर्बादी के निशान अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर हजारों लोग इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं। अस्पताल मरीजों से फुल हैं। नए घायलों का सड़क पर इलाज हो रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है इस वक्त। फिलहाल अल शिफा अस्पताल में 25 हेल्थ वर्कर हैं, जिनके जिम्मे 291 मरीज हैं, जिसमें से 32 बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। 2 ICU में 51 गंभीर हालत के मरीज हैं।